mobile, but I could not speak because I was convening this program at that time. So I have he heard something while attending my program. So sorry, I could not make myself available because programs were coincides with each other. So with this short note, I would like to now uh, uh, with me, we have rapporteur Dr. Akhtar Hussain, Joint Secretary of BLNPA. He is also very well known to me. He is also associated with me in Facebook. He is Facebook friend, and always he has been contributing many things on Facebook. Welcome, Dr. Akhtar Hussain, for giving me assistance in chairing this session. So first we will, I think all presenter are present. Dr. Amit Kishore is there, Ravi Ranjan sir is there, Santosh Query is there, Dr. Akash Kumar Singh is there. So we will invite one by one to them and they will present in this seminar. So with this brief note, now I will request Dr. Amit Kishore to please start your session. Dr. Amit Kishore, please, you may start your session. You can present. Thank you, sir. हमारा जो टॉपिक है टाइप लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड ओवरव्यू। तो अभी तक कई सेशन में हम लोगों ने पुस्तकालय विज्ञान के हर सूत्रों पे फोकस किया है और मैं एक तरह से उन छात्रों के लिए जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को समझना चाहते हैं उसको मैं एक कंक्लूडिंग टाइप लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में बताना चाहता हूं। टाइप लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की बनाए के जितने भी सिद्धांत है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा चीज है जिसमें क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, मैनेजमेंट और सभी कुछ उसमें समाया हुआ है। इसके बाद सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि टाइप लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस यह 1929 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मीनाक्षी कॉलेज के अन्नामलाई नगर में उन्होंने पहली बार प्रेजेंट किया और एक पुस्तक के रूप में यह 1931 में प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन थे और इसके जो प्रस्तावना और प्रीफेस और फॉरवर्ड यह दोनों जो लिखा गया था, तो प्रीफेस लिखा गया था, जो फॉरवर्ड होता है, जो फॉरवर्ड वह पी.एस. शिवास्वामी अय्यर और जो इंट्रोडक्शन लिखा गया था इनके लाइब्रेरी साइंस गुरु, इनके मतलब रंगनाथन साहब के गुरु जो थे शेयर्स महोदय द्वारा लिखा गया था इंट्रोडक्शन। यह पुस्तक इसकी दूसरा संस्करण 1957 में प्रकाशित हुआ था और वर्तमान में इसका रिवाइज्ड एडिशन जो प्रकाशित हुआ है, रिप्रिंट एडिशन, वह 2006 में प्रकाशित हुआ है और इसको सरल संस्था जिसके पास रंगनाथन महोदय के सारे पुस्तकों की कॉपीराइट है के लिए इस पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पब्लिकेशन भी लाइब्रेरी साइंस की जाने माने प्रकाशन है, तो इन्होंने किया है। तो यह तो है कि पुस्तक जो टाइप लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने आया और आज किस रूप में वह मौजूद है इसके बारे में पहले सूत्र पे, उनके जो पहले सूत्र पे जिसको पुस्तक उपयोग के लिए इन पे उनके मैथ के गुरु रॉस साहब का प्रभाव रहा है। उन्होंने जो यह सूत्र दिया पुस्तक उपयोग के लिए, उस समय तो कहा जाता है पुस्तक इतना उपयोग पे लोग जोर नहीं देता था इसलिए दिया, लेकिन आज के दौर में भी यह प्रासंगिक है
आज कई अभी पुस्तकालयाध्यक्ष हमें सुन रहे हैं, कई हमारे मित्र है, हमने देखा है आज भी पुस्तकालयाध्यक्षों के मन में यह डर है कि हम किताब को अलमारियों में बंद करके रखें ताकि बुक चोरी ना हो जाए, चोरी हो जाए तो हमारे पैकेट से भरना होगा, हमें पैसा भरना होगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि इस मानसिकता से निकलिए। बुक चोरी हो जाए, अगर आपने पूरे जीवन में अगर एक महीने में 70-80 हजार की सैलरी उठाते हैं और रिटायरमेंट के समय अगर आपको 30-40 हजार भर के भी जाना पड़े तो कम से कम अपने आप पैसे के प्रति ईमानदार बनिए। आप यह तो गर्व से कह सकेंगे कि हमने पाठक को वो दिया जिसके लिए हमारी नौकरी हुई थी। पुस्तक को आपने उपयोग करने ही नहीं दिया तो फिर लाइब्रेरियन, क्योंकि आज जो लाइब्रेरियन का महत्व लोग कम समझ रहा है, उसके पीछे जो वैकेंसी सरकार नहीं लाना चाह रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग यह समझ रहा है कि पुस्तकालयाध्यक्ष का महत्व नहीं है। और सत्य यह है कि 90% लोगों ने पुस्तकालयाध्यक्ष के महत्व को सिद्ध ही नहीं किया। उन्होंने यह दिखाया ही नहीं दुनिया को कि लाइब्रेरियन भी एक इंपॉर्टेंट नॉलेज सोसाइटी का हिस्सा है। कई लोग दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ, हाथ के पांचों उंगली भले साथ काम ना करे लेकिन एक साथ काम करना चाहिए। पहला सूत्र। द्वितीय सूत्र जो है बुक्स फॉर ऑल, इसके लिए एवरी रीडर हिज हर बुक, इसको बुक्स फॉर ऑल भी कहा जाता है। तो हमें बुक सब तक पहुंचाना है, सभी तक, गरीब तक, अमीर तक, झुग्गी झोपड़ी तक, अपाहिजों तक, विकलांगों तक। और दीपक श्रीवास्तव सर ने जैसा बताया कि जिस ट्रांसजेंडर तक, हर किसी को ज्ञान पे सबका हक है। अब वो जमाना नहीं है जब ज्ञान पर किसी राजकुमारों का हक होता था। तो यह कैसे होगा? सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली होगा, उसमें लाइब्रेरियंस आएंगे और लाइब्रेरियंस अपनी बखूबी जिम्मेवारी निभाएगा। उसके बाद ही हम लोग बुक्स फॉर ऑल क्या सपने को साकार कर सकते हैं। और बुक्स फॉर ऑल में हम लोग क्या किन किन महत्वपूर्ण चीजों पे जोर देंगे, उसमें सबकी जिम्मेवारी है। पहले तो हम एज ए लाइब्रेरियन और हमारी जो पुस्तकालय समिति, उसकी जिम्मेवारी है कि आप इस चीज से ऊपर उठिए कि किस बुक में हमें कितना बचत होगा, कहाँ कमीशन मिलेगा। ऐसी चीजें एक धड़ल्ले से बाजारीकरण हावी हो रही है। हमें मेलविल डेवी के और रंगनाथन साहब के लॉ को फॉलो करना है। जब मेलविल डेवी ने जो पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया था कि सबसे कम कीमत पर अधिक लोगों तक बेस्ट पहुंचाना, उस चीजों को हमें समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमें हमारा जॉब पाठकों के हित के लिए है, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाठकों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साथ दे। तीसरा लॉ, इस पे अजीत जी ने भी काफी अच्छे से बताया कि ओपन एक्सेस सिस्टम, हमें बुक को ओपन एक्सेस सिस्टम करना है ताकि पाठक, एवरी बुक इज हर रीडर, हर पाठक को जैसे पुस्तक चाहिए उसी तरह हर पुस्तक, क्योंकि पुस्तक बोल नहीं सकता, हर पुस्तक का पाठक चाहिए। और वो पाठक कौन देगा? हम देंगे, आप देंगे, एक लाइब्रेरियन देगा। और वो लाइब्रेरियन कैसे देगा? ओपन इनबॉक्स में कहाँ जन्म देता है मैसेज में से लॉगिन से देगा। और अपुआ पैटर्न की बात इसमें वो भी गया अपुआ पैटर्न काफी कुछ उस पर निर्भर करता है इस सूत्र पे। चौथा सूत्र जिसके जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यह रवि रंजन सर नेक्स्ट स्पीकर बताएंगे कि कैसे चतुर्थ सूत्र, जहां पाठक का समय बचाना है। आज के समय में आप और हम कहीं मॉल जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं दुकान छोड़ के? ताकि हम अपने पसंद से कपड़ा देख पा रहे हैं, क्योंकि वो ओपन एक्सेस सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है। तो आप सोचिए, जब एक ग्राहक बन के आप मॉल जा रहे हैं, अपने से टी शर्ट पसंद कर रहे हैं, तो ओपन एक्सेस सिस्टम है। इसीलिए ऐसे एक दुकानदार जाइएगा, एक पसंद नहीं, दूसरा दिखा रहा है, दूसरा नहीं, तीसरा दिखा रहा है, तीसरा नहीं, चौथा दिखा रहा है। तो अब शॉपिंग मॉल को इसलिए पसंद लोग कर रहा है क्योंकि वहां पर ओपन एक्सेस सिस्टम है। तो आप सोचिए कि आपके पाठक भी आपसे वही चाह रहे हैं, उसे भी ओपन एक्सेस सिस्टम दीजिए, लाइब्रेरी ऑटोमेशन करके उनका समय बचाइए। क्योंकि आप किसी दुकान में देखते हैं जहां भीड़ है, जहां कम भीड़ है, कम भीड़ वाले के यहाँ चाह रहे हैं, क्योंकि आपको
अपने समय का महत्व पता है, बस हमें पाठक के समय का महत्व पता करना है, क्योंकि हमारी जॉब जो है उसके प्रति जिम्मेदारी बड़ी है, जवाबदेही के लिए है। अब पांचवा सूत्र जो है, यह ध्यान देने वाली बात है कि पहला और चौथा सूत्र पाठकों की ओर आगमन करता है कि हमें पुस्तक सर्वार्थ है और पाठक का समय बचाए अपने। दूसरा और चौथा सूत्र, और पहला और तीसरा सूत्र पुस्तक पे केंद्रित है। पहला और तीसरा सूत्र पुस्तक पे केंद्रित है, पुस्तक उपयोगार्थ है, पुस्तक को उसका पाठक मिले। दूसरा और चौथा सूत्र जो है वो पाठक केंद्रित है, पाठक को पुस्तक मिले और पाठक का समय बचाए। और पांचवा सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सूत्र में पुस्तकालय प्रबंधन के, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सारे सिद्धांत एक लाइन में निहित है। पुस्तक और पुस्तकालय और लाइब्रेरी रीडर, हर चीज, चाहे 5 लॉ में हम बात करें, एडल्ट एंड चाइल्ड ग्रोथ की बात उन्होंने किया है। जब पुस्तकालय खुल रहा होता है तो चाइल्ड ग्रोथ में रहता है। चाइल्ड ग्रोथ का अर्थ है कि हम बच्चे को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। एडल्ट ग्रोथ मतलब हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कोई बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हर 10 साल बाद, 5 साल बाद भी उसी तरह दिखता है, लेकिन उसकी डिग्री बदल जाती है, उसके अंदर का ज्ञान बदल जाता है, उसका प्रोफेशनल स्किल बदल जाता है। तो ये सारी चीज एडल्ट ग्रोथ में आता है। तो ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। जब लाइब्रेरी, आज हम लोग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार अटेंड जितने प्रोफेशनल कर रहे हैं, यह भी एक तरह से एडल्ट ग्रोथ है, क्योंकि हम लोग कुछ सीख रहे हैं। चाइल्ड ग्रोथ नहीं, एडल्ट ग्रोथ है। तो यहाँ पर जो पुस्तक की और पुस्तकालय की जो त्रिमूर्ति है, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, ये तीनों के समन्वय, उसके वृद्धि की बात करता है ये पांचवा सूत्र। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो पांचवा सूत्र है वो की बिडिंग आउट। रंगनाथन साहब ने ऑर्गेनाइजेशन की जगह में ऑर्गेनिज्म शब्द मतलब जैविक वर्धनशील संस्था बताया। जैविक मतलब जैविक चीज और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिज्म में जो सबसे बड़ा अंतर है वह यह है कि ऑर्गेनाइजेशन तो बढ़ते रहता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, पुस्तकालय भी बढ़ रहा है, लेकिन जैविक आदमी वो क्या, जैसे जानवर है या जैविक चीज है, कोई भी जीव जंतु है, अगर आपके डेड स्किन, जो मृत जो कोशिका है, वह चमड़ा आप देखिएगा कभी कभी उखड़ रहा है, अंदर से नई कोशिका उसमें बनते जा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जब जब जैविक शरीर में नए कोशिका का, नए सेल का निर्माण होगा, तो यह शरीर, जैविक शरीर अपने आप पुराने सेल का त्याग करता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी रूटीन की जरूरत नहीं है। नया चीज आएगा, नया सेल आया जैविक, तो अपने आप पुराने सेल का त्याग करा। नए नाखून बढ़ रहे हैं तो पुराने नाखून अपने आप वो मृत होते जा रहे हैं। तो हमें नए पुस्तक और नई टेक्नोलॉजी को अगर हमें लाना है तो दोनों को, तो पुराने चीजों को रिप्लेस करना है। तो कुल मिला के हमने एक ओवरव्यू रखा 5 लॉ पे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे के इसको डिटेल से कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सर। अमित सर, आप थर्ड लॉ जो है उस पर थोड़ा एक बार फिर से बताने का कष्ट करें। अब हम प्रश्नोत्तर सेशन होगा, हम लोग उसमें देख लेंगे। फिलहाल आप सर हमसे क्षमा चाहेंगे, हमने थर्ड लॉ का सेशन भी स्पेशल चला था, अजीत जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया था, और आगे चल के नए वक्ता जो होंगे उसमें 4th लॉ और 5th लॉ पे बताएंगे। उम्मीद है हम हमेशा ऑनलाइन और छात्रों से जुड़े रहते हैं, बाद में भी हम लोग जुड़ेंगे। तो शब्दों में जो बात है सर वो मैजिक है सर, आपके शब्दों में। तृतीय सूत्र, ठीक है, तृतीय सूत्र का अर्थ है, यहाँ पर हम लोग तृतीय सूत्र में सबसे मुख्य रूप से ओपन एक्सेस सिस्टम की बात है। ओपन एक्सेस सिस्टम पे हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ओपन एक्सेस सिस्टम हमने शॉपिंग मॉल का उदाहरण दिया। वहां पर लोग क्यों जा रहे हैं, अपने से लोग देख नहीं, मॉल की एक खासियत बताते हैं आपको कि आप कई लोग खरीदने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ घूमने जा रहे हैं, और घूमते घूमते उसे एक चीज कपड़ा पसंद हो रहा है, वो खरीद रहा है।
जब पाठक पुस्तक के तरफ ओपन एक्सेस सिस्टम में घूमेगा, पढ़ने के लिए नहीं भी आया है तो हो सकता है किताब वो जरूर लेके जाएगा, पढ़ेगा और आपका सफल हो जाएगा। प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा सर, थैंक यू सर। Thank you, Dr. Amit Kishore, for nicely presenting your paper in a very simple and lucid manner, and I hope our participants they might have get benefited out of it. And now I will request the second speaker of today's program, Sri Ravi Ranjan, NIC Patna, on laws of library science, fourth law, and library automation. Are you available, sir? Ravi Ranjan sir. Ravi Ranjan sir, are you available? सर नेक्स्ट स्पीकर को तत्काल कर सकते हैं। अच्छा, so our third speaker is Sri Santosh Kohri from Madhya Pradesh. He will speak on laws of library science, fifth laws, and weeding out. So Sri Santosh, please unmute your mic and also on your video, and you can start your presentation. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, sir. Good afternoon. You may start your presentation now. Yes, sir. If you have PPT, you can share. No, sir. I just I did not prepare any PPT now today, sir. Okay. So No problem. Congratulations to Amit Kishore sir to who have organized this wonderful session, and jointly organized Department of Library and Science, BRA, Bihar Library Association, NET PhD Holders Association, Honorable Sudama Prasad sir, Honorable HP Pandey sir, Honorable Kushal Chaudhary sir, Honorable Amit Kishore sir, SP Sood sir, PK Jaiswal sir, or many more, and Honorable Manoj Sinha sir. So today's topic is fifth law of library science. Library is growing organism. So जैसे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की फिलॉसफी थी कि हम पांच लॉ में लाइब्रेरी साइंस को बांधें, कि हम किस तरह से लाइब्रेरी साइंस को 5 लॉ में इस तरह से समाहित करें कि उसका एक पूरा यूज हो जाए। कोई भी उस चीज 5 लॉ को पढ़ेंगे तो पूरी लाइब्रेरी साइंस को पढ़ लेगा। जैसे कि हमारे पूर्व में प्रेजेंटियर ने बताया कि कैसे कैसे हम फर्स्ट लॉ का यूज़ करते, सेकंड का यूज़ करते, थर्ड का यूज़ करते। नाउ आई मूव टू फिफ्थ लॉ। सो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म मीन्स लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है। ये कंटिन्यू बढ़ने वाली संस्था है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसमें बढ़ते हुए स्टॉक के कारण सबसे पहले इसमें स्पेस की भी प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें वर्धनशील संस्था में रंगनाथन जी ने अपनी फिलॉसफी में डाला था। तो पुस्तकालय एक निरंतर बढ़ने वाली संस्था है। समय के साथ साथ पुस्तकालय संग्रह, यूजर, बिल्डिंग्स एंड स्टाफ मेंबर्स बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे अमित सर ने बताया कि रंगनाथन जी की फिलॉसफी की थी कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ देता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो सेम थिंग इज दैट रंगनाथन जी की फिलॉसफी थी कि लाइब्रेरी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट एक समय के बाद बच्चा अपनी ग्रोथ यंग होने के बाद वहाँ रुक जाता है। परंतु लाइब्रेरी ऐसा नहीं, लाइब्रेरी हमेशा बढ़ने वाली संस्था है जिसमें नई नई तकनीकों का भी इस्तेमाल अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं कि लाइब्रेरी अब छोटे से उसमें पहले स्पेस का बोलते थे कि अरे स्पेस बहुत होना चाहिए, बट टुडेज इन प्रेजेंट सिनेरियो लाइब्रेरी एक छोटे रूप में भी आप देख रहे हैं। जब शिशु वयस्क होता है तो फिर विकास रुक जाता है। सेम थिंग इज दैट इन अवर लाइब्रेरी साइंस फील्ड कि लाइब्रेरी एक स्तर पे जाके आगे बढ़ जाती है मगर शिशु का विकास रुक जाता है। तो इसमें हम देखेंगे पुस्तकालय के संग्रह में वृद्धि। तो मेन प्रॉब्लम जो हमारे फिफ्थ लॉ में दिया, फिफ्थ लॉ के अनुसार वर्धनशील में दिया है कि पुस्तकालय में संग्रह में वृद्धि होती है। तो प्रत्येक पुस्तकालय में हर वर्ष हजारों लाखों पुस्तकें खरीदी जाती हैं मैनेजमेंट के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा, जो यूजर्स के द्वारा रिक्वेजिशन के माध्यम से हम उस चीज़ को परचेज करते हैं।
और पत्र पत्रिकाओं को भी परचेज करते हैं। पत्र पत्रिकाओं को हम बाउंड फॉर्म में भी रखते हैं। तो इस तरह से संग्रह में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। और सेम थिंग इज दैट यूजर्स में भी वृद्धि होगी। जब हम पत्र पत्रिकाओं और बुक्स को जब परचेज करेंगे तो जब उसके यूजर्स को भी ढूंढेंगे ना, तो यूजर्स भी जब धीरे धीरे हमारे बढ़ रहे हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र यह कहता है कि अच्छे पुस्तकालय में हर वर्ष पाठकों में वृद्धि होनी निश्चित है। जब पुस्तकालय में पाठकों की वृद्धि होगी तो उनके बैठने का स्थान, पढ़ने के लिए पुस्तकें तथा सेवा देने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होना निश्चित है। देन पुस्तकालय आकार में वृद्धि। तो जैसा कि हमने बताया, पुस्तकालय के संग्रह और पाठकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ पुस्तकालय के आकार में भी धीरे धीरे उसमें हमें इंक्रीज करना पड़ता है। इसलिए पुस्तकालय भवन बनाते समय जब बिल्डिंग इंजीनियर या उसमें लाइब्रेरियन की हेल्प ली जाती है कि भविष्य में किस तरह से हमें लाइब्रेरी का विस्तार करना पड़ेगा, तो उसको ध्यान में रखते भी हमें बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसको माइंड में सेटअप रखना पड़ता है कितना स्पेस हमें इन फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा। देन पुस्तकालय में कर्मचारी। तो जब पुस्तकालय में आकार बढ़ेगा, बुक्स बढ़ेंगे, यूजर्स बढ़ेंगे, तो हमें निश्चित ही पुस्तकालय में कर्मचारी को भी बढ़ाना पड़ेगा। कर्मचारी बढ़ेंगे तभी आप को जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वो प्रॉपरली वे में प्रदान कर पाएंगे। तकनीकी के साथ बढ़ते साथ साथ हमें नए प्रशिक्षित कर्मचारी भी चाहिए। अभी आज की प्रेजेंट सिनेरियो में, जैसे कि पहले पूर्व में भी बताया गया है कि जैसे दीपक श्रीवास्तव सर ने बताया था कि लाइब्रेरियन तो बहुत सारे हैं, बट वो कैसे लाइब्रेरियन है वो चीज़ मायने रखते हैं। लाइब्रेरियंस हर इंस्टीट्यूशंस में हैं, हर कॉलेजेस में है, हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, बट लाइब्रेरियन को एक एक्टिव मोड में चलना चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल लाइब्रेरियन होता है। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम में, उसके बाद जैसे ही हम मूव करेंगे कि उसमें बीडिंग आउट की, जैसे आकार की बात हो गई, कर्मचारी की बात हो गई, आपके यूजर्स की बात हो गई, तो हम नाउ मूव टू बीडिंग आउट। तो बीडिंग आउट क्या है? तो लाइब्रेरी शुड ऑलवेज कीप माइंड इन रंगनाथन 5th लॉ। Library is a growing organism with the increase of number of documents, space become a problem। तो स्पेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट बढ़ने के साथ साथ स्पेस की प्रॉब्लम। सो इट इज एसेंशियल टू weed out all unserviceable material to find place for new and urgently needs books and other document। weed out हमें क्यों जरूरी है? weed out इसलिए करना पड़ता है कि जो अनयूज्ड बुक हैं, अनसर्विसेबल बुक्स हैं या अनसर्विसेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हमें हटाना होता है ताकि जो यूजर्स की डिमांड है, यूजर्स को न्यू बुक्स अवेलेबल हो सकें। सो अकॉर्डिंग टू यूजीसी कमेटी, अकॉर्डिंग टू यूजीसी 1 minute, something is issue। Sir, carry on, sir. Yes, please carry on, sir. So according to UGC Committee on University and Colleges Library 1965 headed by Dr. S.R. Ranganathan। So उन्होंने बोला था कि while weeding out it is a necessary service of library, कि weeding out process ये लाइब्रेरी की नेसेसरी सर्विस है जिसको आपको हर साल आपको करना पड़ेगा। तो in order to maintain the strong efficient book stock, withdrawal and weeding both are essential service of a library। According to ALA, minimum standard of public library system, outdated, seldom used and सभी items remaining in the collection we weaken a library surely efficient acquisition। जो बुक्स अनयूज्ड हो गई हैं, फट गई हैं, जिनके पेजेस भी आपको फट गए हैं, जो यूजर्स भी उसमें बोल रहे हैं कि हमें ये यूज में नहीं है, फिर भी क्यों लाइब्रेरी में है, तो उनको हटाना हमारी एक पॉलिसी में होना चाहिए। सो बीडिंग आउट पॉलिसी में हमें क्या क्या मटेरियल्स बीडिंग आउट करना चाहिए, व्हाट मटेरियल्स आर टू बीड आउट, व्हेन टू बीड आउट, हु शुड बीड आउट, हाउ टू बीड आउट। तो ये पॉलिसी में हमें, जब हम बीड आउट पॉलिसी बनाते हैं तो उनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो बीडिंग आउट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो बीडिंग आउट में सबसे पहले हम देखेंगे कि पुअर कंटेंट, फर्स्ट इज पुअर कंटेंट, कि कोई बुक्स है उसके कंटेंट कैसे हैं, कंटेंट इज आउटडेटेड और ऑब्सोलेट,
कि जो बुक्स हैं वो पुरानी हो गई हैं, उसका कंटेंट ऑब्सोलेट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कॉलेज में अभी लाइब्रेरियन हूँ, तो कॉलेज में हम देखते हैं कि बुक्स जो पहले सेमेस्टर पद्धति चलती थी अब ईयरली पद्धति में आ गए हैं। तो सेमेस्टर वाली बुक्स को हम हटा के व्हाट्स अ प्रॉब्लम, समथिंग इज रॉन्ग। सेमेस्टर वाली बुक्स को हटा के हम ईयरली वाली बुक्स को अपने स्टैक में रखेंगे, क्योंकि वो यूजर्स की नीड है। सो पुअर कंटेंट इज आउटडेटेड एंड ऑब्सोलेट। कंटेंट इज बाइस्ड, रैक्टिस एंड सेशन। ऐसी भी बुक्स नहीं होनी चाहिए जो कई वाली बुक्स आप देखते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य शासन के द्वारा अवैध की जाती हैं कि वो बुक्स को आपको नहीं पढ़ना है। तो वो बुक्स भी हमारे लाइब्रेरी में नहीं होनी चाहिए, उनको हमें हटाना चाहिए। कंटेंट इज रेलेवेंट टू पैटर्न नीड्स। यूजर्स की नीड के हिसाब से अगर बुक्स का कंटेंट नहीं है तो उनको भी हम रीड आउट कर सकते हैं। कंटेंट इज टू मेचर इंटरप्रेट एंड पैटर्न, स्पेशली फॉर स्कूल लाइब्रेरी में आप ऐसा है कि आप कॉलेज की बुक्स रख दें या बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडिया रख दें, तो वहाँ जरूरत नहीं है। तो जो बच्चों के हिसाब से किताब हैं उनको ही हम रखें, अदरवाइज जो इंसाइक्लोपीडियाज एंड अदर जो एडल्ट बुक्स हैं उनको हम वहाँ से हटा सकते हैं। देन इज पुअर कंडीशन, सेकंड इज पुअर कंडीशन। रिसोर्स हैज रेप्लिकेट डैमेज, जो डैमेज हो गई, बुक्स खराब हो गई, उनके पेजेस खराब हो गए हैं, उसके पेज बीच में से फट गए हैं, कोई कई बार जो यूजर से बुक्स को पेज को फाड़ के ले जाता है, तो वो भी हमें देखना है कि वो यूजफुल है कि नहीं। तो उस कंडीशन में भी उन बुक्स को हम रीड आउट कर सकते हैं। रिसोर्स इज डर्टी एंड सैमली, ऐसा कोई डर्टी मैगजीन्स हो, डर्टी बुक्स हो जो हमारे यूजर्स के लिए हेल्पफुल नहीं है, हमारे कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो उन रिसोर्सेज को भी हम रीड आउट कर सकते हैं। रिसोर्सेज वुड नॉट बी सर्वाइव फर्दर सर्कुलेशन। कुछ बुक्स ऐसे भी होती हैं जो सर्कुलेट नहीं होती हैं, जो सर्विस में नहीं होती हैं, वो पड़ी रहती हैं, हमारे स्टैक एरिया को बढ़ाती हैं, तो उन बुक्स को भी हम रीड आउट कर सकते हैं। सो थर्ड इज पुअर सर्कुलेशन। तो बहुत सारी बुक्सों का जैसे जो पुअर सर्कुलेशन की कंडीशन में आती हैं कि हमने खरीद ली बट यूज नहीं है, तो हमें एक ऐसे भी पॉलिसी में रखना चाहिए कि उनको कैसे हम यूज में लाएं। अगर यूज नहीं हो रही हैं तो हम अपनी लाइब्रेरी में रखने का उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसको हम अपनी सर्कुलेशन से या फिर स्टैक से हटा देते हैं। और अदर कंडीशन इस फोर्थ इज अदर कंडीशन भी हैं जो मल्टीपल कॉपीज हैं, जैसे कई मल्टीपल कॉपीज होती हैं हमारी लाइब्रेरी में, तो उनको भी हम हटा सकते हैं। जैसे एक उसका यूजेस नंबर ऑफ यूजर कम है और नंबर ऑफ कॉपीज बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको भी वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। और बहुत सारे एक ही सब्जेक्ट पे बहुत सारी बुक्स हैं, सब्जेक्ट में भी हम क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन से न्यू सब्जेक्ट की बुक्स हमारे स्टैक में आ रही हैं, तो हम पुरानी सब्जेक्ट की बुक्स को भी हम एक साइड हटा सकते हैं। तो शुड बी आइटम जो रिप्लेस्ड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, विजुअल अपील आइटम इंक्लूडिंग आर्ट वर्क। कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो बड़े बड़े नक्शा या आप देखते हैं कि बड़े बड़े बहुत मैप्स होते हैं, वो भी हमारे स्टैक एरिया के स्पेस को घेरते हैं, तो ये हम इनको रीड आउट कर सकते हैं। सो today's my presentation is over now, sir. So it's Thank you, Santosh, Thank you, sir. For nicely presenting your paper. And you have rightly said that weeding out of material is necessary to accommodate new collection in yes, library. Suppose in computer science, when we Yes. started computer science in 90s or in 2000, now those Yes, sir. books are irrelevant in current context, because all syllabus have changed, many new technologies have changed, new software came. So and size of computer science book is huge, heavy. Yes, So it is better in our university also. We also experience that lot of space it is taking. So we have kept those books in passive collection, because in Yes. university we cannot weed out directly and throw out it away, because some Some are stock used very useful books. and other Yes. things are there, and Yes, sir. money is involved. We cannot write off it unless you have some committee and all. So we can keep it at separate place in as a passive collection, and the space vacant we can use for new collection.
So weeding Yes, out sir. is essential. It is a regular activity of library, and Yes, sir. librarian has to look after which books are serviceable, which books are not serviceable, and time to time we should do the Yes. exercise and Circulation. maintenance section of library. They are taking care of all this activity. Thank you so much for nicely presenting your topic. I think most of our participants Now, Ravi Ranjan sir, we might have join. benefited from your deliberation. Thank you so much. Thank, Uh, thank you, sir. Thank you very Ravi much. Ranjan sir, join, sir. okay. So now Ravi Ranjan has joined. Sri Ravi Ranjan sir has joined. We may call him. Ravi Ranjan sir. Are you there? Otherwise, we will call last speaker, Dr. Akash Kumar Singh, Assistant Librarian, National Law University, Delhi. He will speak on laws of library science and library management. It is very important aspect. And now I will request Dr. Akash Singh to, I think he is having a very good presentation. Sir, you can share your presentation and start Uh, presenting. Sure, sir. Actually, I was informed that it is only 10 minutes time, so I couldn't make any PPT for it. So, but it will be good. I'll share my experience by my words. So, first of all, thank you very much, Professor Sinha sir, for ideally call for the talk in the session. And first of all, I wish a very happy Librarians Day to all of my respected seniors, fellow professional friends, and young professionals. And before starting my talk, this is actually my duty to congratulate to the organizing team, especially Dr. Kaushal Kishore Chaudhary ji. He's the conference director, and Mr. Dr. Amit Kishore, President BPNL, and my special thanks to the Vice Chancellor of Honorable Vice Chancellor of the University, Bihar University Muzaffarpur, for allowing all of us for organizing this webinar on a very fruitful and very timely topic. Well, I have been assigned a responsibility to deliver a talk on law of library science and library management. Yes, yeah, I know it is very tough and challenging to speak on a topic pertaining directly related to the domain of Professor Ranganathan, who I must say is the father not only in India of library science, but as I was reading a number of writing about the Professor Ranganathan when I was preparing my lecture. So I noticed that from around all of the world, the librarians, they have written for it. And apart from that, believe me, I will try my best to pass my practical based experience on this topic. First of all, I would like to start my talk with a quote of C.S. Lewis. Actually, Lewis, he said, eating and reading are two pleasures that combine admirably. And my dear friends, this is the duty of the library professionals, the library managers, to upkeep and appraise the standards of facilities of reading of such potential users. It means when somebody I can say if somebody is enjoying the reading, this is basically the duty of the library managers, that we should provide a great environment to all of our users so that they can enjoy enjoy each and every moment up to their satisfactions. So now let's discuss about the management. As I am basically from I'm the management students, and since from my school days and my college days, I always remember a term, short abbreviations, post co-op, which I already also studied in my bachelor library science and master library science. And fortunately, when as I'm working in library field since last 20 years, so I'm just observing that this term, even the managerial principles, all are very much in use if you are doing honestly and greatly for the community in your library. The Ranganathan, he once visualized
that library is a trinity which includes the readers, books, and staff. And my dear friends, these are the three elements for which we have to manage the whole of the library, a word of a library. First of all, if you'll say the book, if we'll discuss about these three contents, the books actually are the knowledge containers. And if we'll talk about the readers are the knowledge seekers. And if we'll discuss about the staff means the facilitators or providers of various library services to the users and the knowledge seekers. Whenever these three trinities are actually exist at a single place, I must say we call this place a library. And the library management is very much related. And we the library managers, we the librarians, we have to take care of the management of the library in the presence of in the actually light of the 5 laws of library science. If we will see, look, as my dear friend Dr. Amit, he already elaborated that the library science, the law of library science was enunciated in 1928, and it was written in the book in 1931. So still from the date of 1931 to till date, you will see each and every aspect has already been changed. The IT has come. A number of new technologies have actually implemented in library. Not only library, in each and every sphere of the life. But if you will read these laws, you will find that each and every laws are still valuable and still applicable. If we'll talk about the management, if you'll see the first law of library science, if we'll discuss, it says that books are for use, but it is a simple 3 word. It is a simple 4 words. But if you will read the implications of this law, you will find the law says that we should take care of the planning for library building, we should take care of the future furniture, lighting, and we have to take care of the staff requirement. And apart from that, we have to take care of timing and book selection policies and all such things. So all such elements actually are the part of the library management. When we are working in a library at a managerial level, we should take care to manage all such points in a very better manner, so that our users can they can get the best of the services. And the first law, it is self-explanatory for managing library in physical manner. If we'll discuss the second law of library science, my dear friends, still it is actually the most relevant to the library management. If we'll look to the second law, it is the every reader his her book, and generally this law says it is the obligation on the state, means the country, or on the library staff, and even on the reader. So in this point 2, you will see the library management comes. Library management topic is very relevant with this. Let's have one example. Like when we are doing some planning for enhancing or procuring some books or some furniture or any technology for the library. So in this case, we have to prepare one report. We have to submit a number of representations in the form of the official documents, and we have to submit it to the authorities, not only in our university or our organization, but sometimes we have to send such type of letters to our states. One example is there in your states right now. I think I was reading some Facebook post of my friend Amit Kishore, and they people are doing a lot for the benefit of the library profession in Bihar. And I'm also remembering that one of honorable MP from Bihar, he just raised voice for your people. So still this is a part of the management. If you just want to grow not only the library profession, but you want to grow your library system in your state, so this way you have to take care of. If we'll, my dear friends, if we'll discuss about the third law, it's everybody knows, it's every book its reader. It also sounds better for library management. How much it actually related? You will, if you will go through with the implication point of this law, you will just observe that it says that there should be a good selection policy, and policy is a part of the management.
And apart from that, you should have a good working online public access mechanism, so that whatever the collection you have in your library, it must be exploited, it must be used fruitfully and pinpointedly by your users. So my dear friends, third law is also pertaining to the library management. When you arrange your books and you use some scheme self arrangements on the book, so that the books should be in a proper manner, or any document whatever you have in your library, it might be in the digital format. In this case too, you have to actually implement some mechanism so that the material in any format may reach to your users very efficiently. So apart from the third law, if we will talk about or we observe the fourth law, that is the save the time of the user. This law also focuses more on the library management for supporting fast and pinpointed services to the user. My dear friends, while planning, we should take care of various supportive mechanisms for serving our users with saving of time. Like if you have a good online collection, so you should have a good mechanism so that your resources, whatever you have in digital format, should reach to your users. Like you should have a remote access mechanism for accessing such resources 24/7, and it will save the time of your user. So still I can say that the Ranganathan sir's principle is applicable for library management here too. And if we will discuss about the fifth and the most useful law, library is a growing organism, as my young friend Mr. Corey, he was explaining about the various aspects of the library is a growing organism. So if you'll see that it gives more accent over library management, this fifth law too. Here the library managers have greater responsibility. Here we have to prepare and present library work report to the higher management for justifying future enhancement of budgets for serving future expanded users. You know the fifth law, what the fifth law says. The fifth law actually says that like a human body, library is a growing organism. There is some I must say the speed of the growth. Like if you are a new library and you have to grow at a faster rate in the next 5 or 10 years. And it's true that after 5 or 10 years, you have to just replace or update your collection. It is very much true. But now in the scenario of the IT, there is no end. There is no I must say there is no wall in which you have to concise your collection. Now you have to grow much more in a much more way. So in this case, you have to do a number of reports, and you have to prepare a number of documents. You have to prepare a number of policies so that you can present your part. So you can implement a number of new technology in your library. And this is very much sure that if you will not present, you will not submit your part to your authorities, they people will not be able to implement all such things, which is a part of the management. So my dear friends, we can say that the law developed by father of library science contain almost all managerial aspects, and we just need to implement library managerial principles with reference to principle of library science for serving our best to our users in terms of best reading materials, best search engines, effective delivery mechanism, and obviously with the aim that we have to serve to our community. As my dear friend Amit Kishore ji was saying that we have to even pay for our pocket. So if there is any loss in the library in the complete tenor, it's very much true that we have to do a very much we have to do a number of things for our users so that they can get best services to our clientele. So but apart from that, we have to take care of that. Government has also given us a number of tools that in GFR most of us know that we can actually show that around loss of 5 books on 1,000 is admissible and considered as a safe admissible loss, but subject to some cost of
the book is also implemented there. So this is also part of the library management. So this is my humble submission and request to all of my professionals, that you should do the best and sincere part at the point of library management whenever you work for procurement of documents to delivery of the services. With this note, I again thanks to Professor Manoj Kumar Sinha sir for giving me opportunity to deliver this address on that particular topic, and also to the esteemed organizer of this webinar. Thank you very much. Thank you, Dr. Akash Kumar Singh, for nicely presenting your topic on 5 law of library science in relation to management. And you have rightly said about that, how a librarian can manage the library applying all those 5 fundamental law of library science. It is very nicely presented, sir. Congratulations. Thank you. Thank you, sir. Now, I think Ravi Ranjan is available now. If he is available, he can present. Yes, sir, I am available. Okay. So you may please, if you have presentation, you can share your presentation and start presentation. Okay, sir. Thank you. Okay. We are waiting for your presentation. Hello. Please Hello, start. this is Ravi Yeah. from IIT Patna. I have been given one topic that is 4th law of library science, and how it is related to library automation, how it is related to save the time of the user. I have been given this topic. See, 5 laws of library science, each and every law has their own rule and regulations. But 4th law of library science is really very nice, particularly in present scenario when we are going to focus on library at your doorstep. What I would like that save the time of the user. It means how you can save the time of the user. Earlier, there was traditional library. At that time, it was there also. How to save the time of the user. At that time, we are searching our books, our journals, our information resources by the help of catalog cards, journals by Cardex, and so many tools was there to search their books and periodicals. Same thing happened these days also. We are searching our database, we are searching our books by the help of software. Software is only helpful tool for searching very fast. Your data, your books, your journals, it is being searched very fastly. For example, if you are earlier, you will have to search your data, your catalog, your books, your journals within your library. After the building of library, you cannot search anything. Right now, we are searching our database from our doorstep. Doorstep means Please unmute yourself, Mona. see. Sorry, There mute is, yourself. Yeah. right now there is no geographical boundary in context of library building and all those things. So save the time of user if you automate your library by the help of any software. I am not talking about eGranthalaya. eGranthalaya, of course, it is given by Government of India, and version 3.0 is free of cost, and version 4.0 is cloud version. We are also promoting version 4.0 cloud version because in 3.0 you are maintaining your database yourself only, but version 4.0 is available on cloud, so you can search your database from your home. There is no any geographical boundary. So if you
really wish to flourish fourth law of library science, it means you will have to do automation of your library. Automation of library means not only you make your bibliographical details online, you can digitize your library also if you have copyright. If you digitize your own publications, if you digitize your booklet, new arrivals, contents of the books, abstract of the book, you can upload all data in eGranthalaya. It is very easy to upload the data. It is nothing, just after 2 clicks, your data should be incorporated in eGranthalaya software, which will be accessed by citizen of India if you wish to give the service. There is a union catalog concept also. By the help of union catalog, you can search the database of any library. And if that book or that journal is available over there, you can take it by the help of interlibrary loan facility, what we taught in our library science course. So interlibrary facility is there, particularly in big towns. There is such facility from, it is a personal relationship between libraries. So what we would like to say that if you automate your library, then your data should be fetched within a fraction of a second by any parts of India, I mean across India. So I have been given this topic, fourth law of library science, means save the time of the user. Another thing, if you digitize your book, if you have copyright, then it is very easy to give the service to our user environment. Another thing, if you have your consortia, I mean, suppose in our ministry, there is MCIT consortium. Earlier it was there that each and every library are purchasing books, same books at different locations. What we are doing, we have purchased their online license and incorporated in our software that will be accessed by each and every user of computer science. It means no need to buy multiple copies. Save the money of library also. So this is our concept. So save the time of the user, save the money of library by the help of eGranthalaya software. This is our motto. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, Ravi sir, for presenting your topic nicely. You have related the concept of how to save the time of library user, and you have rightly said that library automation can play a very important role. If you see, most of our libraries, mainly academic, technical, special libraries, they have been in transition phase and shifting from a traditional setup to a computerized one. Many libraries have completely shifted to computerized one. They are using many library management softwares and digital library software to digitize their resources and make it available for their library users. And in this direction, institutional repository also play a very important role. You can showcase the intellectual assets created by your faculty members, your scholar, your student in your local digital library, that is institutional repository, and give access across the world. So that is why most of the libraries are gradually shifting over to automate their library. And eGranthalaya is one of the software
which is developed by Government of India, and through NIC it is given to the school, college, and university library. Many libraries are taking its benefit. So thank you so much, sir. You have nicely presented. Congratulations to you, sir. For I hope our participants get benefited out of it, sir. Thank you so much. I think Amit, with Sir. this paper, we have come to an end of this session, and we want that if some hand were raised during this discussion, so if you have any question, you can unmute yourself and you can ask question to the speaker. So questions are now invited. Please, or you can write in chat box, and I will request Amit Kishore to handle the question and request the speaker to give answer. Dr. Amit Kishore, please. आप में से जो भी कोई प्रश्न जो रेज हैंड कर रहे हैं वो आप अनम्यूट करके आप पूछिए, और किन से पूछना चाहते हैं स्पीकर उन एक्सपर्ट्स का नाम बताइए। अभी इस सेशन में हमारे आकाश सिंह सर ने कितने अच्छे तरह से, और रवि रंजन सर, गौरी जी, कितने सबने बताया। आप लोग किससे जानना चाहेंगे, किन से पूछना चाहेंगे? इवन आप अगर मनोज कुमार सिन्हा सर से भी कुछ पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, और उनका हर एक जवाब हम लोगों के लिए आशीर्वाद होगा। और मनोज कुमार सिन्हा सर, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे सर, कुछ तकनीकी कारण से अभी वरुण सरकार सर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो जब तक नहीं जुड़ जा पा रहे हैं तो वैलिडेटरी सेशन भी सर आप ही चेयर करेंगे। थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। सो जिनको क्वेश्चन पूछना है रेज हैंड वाले ले आए। I would like to ask a question regarding the laws of library science. Oh, sir, namaskar, sir. नमस्कार सर। Namaskar, sir has already connected, Amit. Now sir will take Just Namaskar, sir. Happy Librarians Day. Hello. Thank you, sir. I am in the library, and the library science students just now come here back. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. How? Yes, sir. You are audible, sir. Sir. One thing I want to know. Hello. How the library become the science. The status Hello, of Dr. science Amit. is being given to the library. How? Hello, Dr. Amit. Hello, yes, Dr. sir. Amit. yes, This sir. is Dr. Pradeep Dasia. Amit, please reply. How libraries become science? Sir is asking. But sir, all librarians. How library field is become library science, na? Sir, this is your Yes, question. sir. Yes, sir. Yes. How the library become the status of I'm a science? student from Bangladesh. Library Yes, now how become the it library gets science. status of science, library science. Yes. Actually, I'm a student from Bangladesh. Actually, sir, I think I'm a student of Where one answer is being given by Dr. Amit. Please wait for something. please unmute sir. Unmute other. I think sir, science word is. I think in library science word is meaning of. If I am allowed to speak in this context, I may say. Sir, you are teacher of all of us. Sir, your answer is Yes, highly sir. solicited. Yeah, please share your experience. Sir, I am in mind that any participant. Sir, actually. Amit, Varun Sarkar sir will tell. Please mute your mic. I am of the opinion that Sir, please speak. I am of the opinion that any subject would be given the status of science so long it was not based on empirical and fundamental laws. And 5 laws of library science is the fundamental laws and empirical laws of library science. So the status of library becomes the science. In the, Yes, sir. according to Ranganathan, Ranganathan says that all the human activities using susceptible to analysis the scientific method and careful examination of phenomena of library work
would lead to the empirical laws. उनके कथन अनुसार जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है सभी इन अति संवेदनशील हुआ करते हैं और इसकी एनालिसिस मतलब विश्लेषण और इनकी साइंटिफिक मेथड से स्टडी होनी चाहिए और लाइब्रेरी वर्क की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को का अवलोकन यदि इस से हम लोग कर सकते हैं तो वो एक empirical laws का जन्म दे सकता है. That means empirical laws which follows directly from the observational and experimental data, and they are insightful generalization of the series of particular services. So library science in accordance to Dr. Ranganathan is a science because its fundamental laws and its empirical laws based on it. The 5 laws of library science was based on the empirical laws. So the library science could be given the status. Thank you so much for your nice reply, sir. You have given a wonderful insight into why we call library science a science, because it is based on a certain scientific principle which library Dr. S.R. Ranganathan has given many principles and canon principle, all are there and that are based on scientific thing. That is why we analyze the activities, services of library qualitative way or in quantitative way. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you. Hello. So, Amit, any question from other speaker? Any question? This is Dr. Pradeep Das here. Any participant, if you want to ask any question, we have a speaker here. They will reply. You can write in chat box. Yes, sir. Sir. From Bangladesh. One participant from Bangladesh, he wanted to ask some question. Please unmute yourself and ask question. Yes, sir. I have one question. Yeah. You're audible, sir. Yes, sir. Please. Audible, sir. Yes. Yes, sir. I have one question. Please ask. सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जज लाइब्रेरी में अच्छा कि अगर कम से कम समय में कैसे प्रोवाइड करें कोरोना काल में सर जज को, मतलब बुक वगैरह और रिकॉर्ड कैसे रख सके. जैसे बहुत सा होती है कि टाइम कम रहती है और उनको देना रहता है और उस समय में हम लोग मतलब नोट नहीं कर पाते और उनको जल्द से जल्द चाहिए. I request Dr. Agar Singh. He is from Law Library. He will definitely answer your question. Yes, sir. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो आपकी जो क्लाइंटेल है वो जजेस हैं. Yes. Yes, sir. I have judge library in Patna. Okay, you are in Patna. Okay, so what we do in this case, may I request others to please keep yourself mute. Actually, what in this case we also face such type of problem with us because you know we have the Supreme Court in Delhi. So if people need any book, they just send, or even they just ask for sending a book from our side. So in this case, we just keep the digital record of this book. Because if they need some book and they are asking that this book is available with us or not, so we ask them to send an email, and the email is basically we receive from the library, judges library, Supreme Court. So in this case, when we receive the mail, we note it about the detail of the book, and we just take a printout of that mail, and we consider this mail as a request from the Supreme Court. So if condition is, if there is another condition that if our esteemed faculty, they need book and they are not
able to come to the library. So in this case too, we ask them to send a mail, and as we have the library software, it works on the web, www World Wide Web. So we use this facility to issue book to the यूजर्स. सो बट इसके अगर आपके पास कोई अगर आपकी लाइब्रेरी जो है वो फुली फंक्शनल नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है वो आप अपनी लाइब्रेरी के बाहर नहीं यूज कर पा रहे हैं, नो सर, आई हैव नो एनी सॉफ्टवेयर इन तो उस केस में आप ईमेल सिस्टम जो है उसको आप यूज कर सकते हैं, और ईमेल जो आपके पास आ रहा है आप उस ईमेल का प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल में आप लगा सकते हैं रिकॉर्ड के साथ. और बुक को डिलीवर अगर आप कर रहे हैं तो फिजिकली तो आप कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंस होना ही पड़ेगा, या तो आपके पास कोर्ट ऑनरेबल जज के पास से कोई उनका अटेंडेंट आएगा, या फिर आप जाएंगे तो किसी को देंगे, तो वहां पे आप उनका एक इनिशियल जो है वो उस डॉक्यूमेंट पे आप ले सकते हैं. बट सर होता क्या है सर कि जैसे कोई सा किताब रिकॉर्ड हम दिए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मतलब हम लिए हैं, और वो समय हम लोग कभी होता क्या है कि हम लोग से भी छूट जाती है, कभी उनको से भी मतलब रजिस्टर पे वो मतलब सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं और उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. हाँ नहीं देखिए सर, पता है क्या, आपने एक तो कोविड वाली बात कही है. कोविड में आप क्या कर सकते हैं कि जैसा आपके साथ जो उनके जो पीएस होते हैं आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इस चीज को लेके. आप एक ईमेल, एक छोटा सा ईमेल आप बोल सकते हैं कि आप एक ईमेल ड्रॉप कीजिए, क्योंकि एक सिंपल पीस ऑफ रिकॉर्ड जो है आपके पास आपको तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बुक को निकाल के आपने दे दिया और उन्होंने रख लिया तो इट विल नॉट वर्क. और क्योंकि अभी अमित किशोर जी भी ये बात बोल रहे थे कि हमें अपने जो यूजर्स हैं उनको किसी भी कंडीशन में हमें सेटिस्फाई करना है, बट ये है कि साथ साथ में रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम यस सर, आई हैव ट्राई, बट वही होती है सर कि हम लोग कभी कभी मतलब उस तरह से, जैसे हम लोग के पास पीएल जेआर पटना लॉ जर्नल आती है जी, तो एक मतलब रिकॉर्ड हम नहीं लिखे या सर को द्वारा मतलब नहीं, हमारे पास और मिल नहीं रही है सर, और हम लोग 2 महीना से कर हम लोग इंतजार कर रहे हैं. नहीं सर, बिना रिकॉर्ड तो आपको नहीं देना चाहिए डॉक्यूमेंट, चाहे वो एक डिजिटल मोड हो. Dr. Akash, now the period is pandemic COVID period. You can do, suppose any request come from certain article from AIR or Bihar Law Journal, etc. So you have a smartphone with you. You just take PDF. You make PDF with using Adobe PDF and certain pages which they requested, and you send to WhatsApp or email. So your things will be remain in your library, and sir, you also supply materials. It's not possible with judges. Only SSC online, sir. Sir, no, it's not possible with judges. Yeah. जजेस नहीं मानते सर इस चीज को, जजेस नहीं मानते सर इस चीज को. किताब ही चाहिए सर, एग्जैक्ट एटलीस्ट एडवोकेट अगर आप वो देते हैं तो वो जजेस लाइब्रेरी से मंगा के ही वेरीफाई करते कि वो चीज सही है, क्योंकि वो एडवोकेट के भी रेफरेंस को नहीं मानते वो चीज. प्रॉपर रिकॉर्ड सर जरूरी है. मैं कई सर 5 महीने बाद भी पूछ लेते कि वो मैंने एक बार बुक मंगाई थी. आपके पास अगर प्रॉपर रिकॉर्ड होगा कि क्या मंगाया था तो आप सडनली आप जज से दोबारा नहीं पूछ सकते उस कंडीशन सर क्या मंगाया था, तो जज की तो मतलब इतना टाइम नहीं होता उनको, वो तो गुस्सा हो जाएगा. तो कम से कम हमें 1 साल तक का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है कि हम किस जज ने क्या बुक मंगवाई थी. ऑन मेल अगर आया है तो मेल का हमें रिकॉर्ड रखना है. अगर वो एक रिक्वेस्ट लेटर भी भेजते हैं तो रिक्वेस्ट लेटर को भी हमें रखना पड़ता है. उन जजेस की फाइल बनती है, उस फाइल में हम जाके देखते हैं. पर्टिकुलर एक जजेस की फाइल बनाई जाती है कि ये जजेस की इतनी बुक्स हैं, कितनी रिक्वायरमेंट. कभी उनने पूछ लिया कि हमें कौन कौन सी बुक्स हमने मांगी थी, तो हमारे पास एक पॉइंट में होना चाहिए कि आप सर की फाइल में देखो फटाफट कौन कौन सी बुक्स सर ने मंगाई थी. तो ये हम रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर सकते हैं. यस सर, यस. I think any thank you sir from all participants. Is there any question from participant? सर एक चीज बताना चाहेंगे, पूछ रहे हैं जो जजेस ने ऑनलाइन निकलवा लो, मैसेज आ गया तुम्हारे पास. जाओ. हेलो. Yes sir. So you want to ask? Yes sir. Reader's note and librarian's note. Yes, yes. So Difference we should keep between record of that. Whatever we are giving, reader's we should note keep record. and Mr. librarian's Raman, note. you want to ask some question?
please introduce yourself and you ask question. हाँ नमस्कार। आप अनम्यूट होकर के बोले अमित सर आप हाँ अभी मैं सभी समय का ध्यान रखना है। आप लोगों हमें पता है डिस्कशन में हो तो पूरी रात अगर पूछते हैं, बहुत विद्वान लोग यहाँ पर हैं, तो हम नेक्स्ट वैलिडिक्टरी सेशन के लिए प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा सर को कहेंगे हैंड ओवर श्री वरुण सरकार सर को करें। और प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा सर जो हम लोग के आदर्श, हम लोग के गुरु और भारतीय पुस्तकालय ज्ञान के जाने माने शिक्षक और हमारे शहर के हैं, उनका सानिध्य और आपका समय मिला सर, यह हम लोगों के आयोजक टीम के लिए एक ईश्वरीय आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बने रहिए इस और नेक्स्ट सेशन सर आप। Okay, thank you so much Dr. Amit and Dr. Kaushal Kishore sir and all the members of organizing committee for giving me this opportunity. Once again I wish you all happy Librarians Day। और हमारे सर भी अवेलेबल हैं, श्री वरुण सरकार सर, उनको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार इस हैप्पी लाइब्रेरियंस डे के अवसर पे। और नाउ आई हैंड ओवर द सेशन टू आवर रेस्पेक्टेड सर वरुण सरकार सर। Now sir you can handle the next session. Thank you so much for inviting me for this session. Sir, now you can take over. Hello. This is the validity session, and in this session you usually speak about the persons who are talking about the relevancy of Ranganathan even today. We know the 5 laws of library science that has been enunciated by Dr. Ranganathan is valid and also insightful to the field of library science. We feel that if 5 laws of library science did not come into the existence, so library should not be the science, it not be given the status of science also. Dr. Ranganathan has so notable contributions, so many contributions that has been given to the field of library science. So he is known to the rest of the world as fundamental thinker. He is always given the fundamental principles in all aspects of library and library science. Dr. Ranganathan, I have a question in this regard. We have found so many, even countless books provided great insight of Dr. Ranganathan, the ideas, thoughts, theories in library science. But we may not find so many books in his everyday life, his interaction with the student, his disciples, his behavior with the student, his teaching capacity. I want to know from the speakers of this validity session if they may give me any insight into the subject. It will be fruitful for me, even all other audience. Please give the first name who is in the validity session and he can speak on the subject that Ranganathan work, that is insight, thoughts, theories, principles, which has been given by him. We find everywhere, but we very less, or even you may say not so many information regarding his everyday life, his interaction with his students, his disciples, his teaching capacity, his way of teaching. Please, anybody in this session may say on this, it will be very fruitful for us. डॉक्टर आनंद झा सर आप हैं? आनंद झा सर जी मैं उपस्थित हूँ। अब मैं श्री वरुण सरकार सर की आज्ञा से वैलिडिक्टरी स्पीच के लिए आनंद झा सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। सर काफी एनर्जेटिक और
काफी अनुभवी पुस्तकालय प्रोफेशन, इन्होंने पुस्तकालय प्रोफेशन के लिए काफी कुछ किया है। सर के क्रेडिट में एज ए ऑर्गेनाइजर कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कराने का श्रेय इनको जाता है। तो सर आप वैलिडेटरी स्पीच के लिए आमंत्रित हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद अमित जी। जितना आपने कहा मेरे विषय में उतना शायद उपयुक्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बहुत कभी एकेडमिक एक्सेलेंस नहीं रहा, कुछ ऐसा नहीं रहा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो कुछ मैं प्रोफेशन को दे सकता था वो मैंने देने की कोशिश की और हमेशा देता रहूँगा। अपने अंतिम सांस तक मैं कंट्रीब्यूट करता रहूँगा प्रोफेशन के लिए। आज सुबह से ही जो हमारे लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान के, लाइब्रेरी साइंस के जो गुरु हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, तो उनसे बढ़ के कोई गुरु हमारा है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। अगर हम माने तो उनको पिता मानते हैं, हम लोग जनक मानते हैं लाइब्रेरी साइंस के। तो उनके लिए पहले एक श्लोक, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो रंगनाथन जी के कर कमलों में ये मेरा छोटा सा श्रद्धा सुमन। मैं बात करूंगा आज सुबह से जो हमारी टॉक हुई है उसको मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूं। उससे चूंकि रंगनाथन के 5 लॉज के ऊपर इतने लोगों ने बोले, इतने बड़े बड़े पुरोधा आए, इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लाइब्रेरियन आए, सब लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। तो आज सुबह से जो मैं सेशन को सुन रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा कि आज लगभग 150, 200, 250 लोग हमारे साथ जुड़े रहे सुबह से। तो कुछ तो खास बात थी इस सेशन की। सुबह श्रीमान सुदामा प्रसाद जी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने एक बात कही कि पुस्तकालय से एक मानव का निर्माण होता है और एक एक मानव जो है वो एक एक समाज का निर्माण करता है। इसीलिए पुस्तकालय की क्या महत्ता है हमारे समाज में, ये इस बात को उन्होंने बहुत बखूबी अपनी बातों में रखा था। प्लस आज के डेट में है क्या कि अगर हम लोग कुछ करने जाते हैं तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो एक उन्होंने बोला कि पंचायत घर का समुचित उपयोग होना चाहिए था। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे मनीष वाजपेयी जी ने दिया था अपने लेक्चर में सूर्य प्रकाश सिंह जी के बारे में कि उन्होंने जो डोमेस्टिक लाइब्रेरी का जो उन्होंने शुरुआत करा है। हेलो जी। तो मैं सूर्य प्रकाश जी से काफ़ी क्लोजली परिचित हूँ, बहुत अच्छा से काम करता हूँ और उन्होंने विद्यादान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके खोला हुआ है डुमरांव अपने गांव में, वो बक्सर में पड़ता है और उन्हीं का ये इनिशिएटिव है। ही इज़ द वेरी लर्नड पर्सन। तो वो बात अलग है। उसके बाद एक जो बहुत बड़ी बात थी वो थी कि पुस्तकालय बचाना है और समृद्ध समाज बनाना है। इस इम्पोर्टेंस को हम सब लाइब्रेरियन समझें। इसमें बहुत बड़ी बातें छुपी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी छुपी है कि हमें अपने समाज को अगर समृद्ध, शिक्षित, स्वस्थ बनाना है, मानसिक तौर के, मानसिक स्वच्छता की मैं बात करता हूँ, अगर स्वस्थ बनाना है तो हमें अपने इस कार्य को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपने समाज को पढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो जैसे पढ़ना चाहें, चाहे वो ऑडियो बुक के थ्रू पढ़ना चाहें, चाहे वो कार्टून के थ्रू पढ़ना चाहें, कैसे भी, चाहे फिल्म एक बहुत बड़ा मीडियम है आजकल। चूँकि मैं उसी पे काम करता हूँ तो मैं इसको हमेशा मानता हूँ कि फिल्म के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी भी होनी चाहिए थी, चूँकि लोगों को बहुत सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आता है फिल्म के माध्यम से। तो समाज को शिक्षित करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप देखेंगे अभी डाटा कोट किया गया था कि 3000 विलेज लाइब्रेरी क्लोज्ड इन बिहार। क्यों भाई, इतने प्रोफेशनल हैं हम लोग। अमित कुमार जी आगे बढ़ के आए हैं, क्यों नहीं हम लोग सब साथ देते हैं? क्यों नहीं हम लोग अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने जो ब्लॉक लेवल पे जो लाइब्रेरी है उसको, 38 डिस्ट्रिक्ट ही तो है बिहार में, और 38 डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 लाइब्रेरी भी हो तो 300 लाइब्रेरी होगी। कौन सी बहुत बड़ी बात होगी? 300-400 लाइब्रेरी है और मेरे ख्याल से हजारों हजार हम प्रोफेशनल्स हैं। अगर हम ये चैलेंज लें तो इस मुहिम को हम लोग बहुत अच्छे से बखूबी निभा सकते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान एक बहुत बड़ा डाटा जो मेरे सामने आया, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि 2020 में पूरा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो ट्रेंड चला है, क्योंकि हम लोग सब कोई अलग अलग जगह पे उपस्थित हैं, आज इसी की देन है कि टेक्नोलॉजी की देन है कि हम लोग सब इकट्ठे अपने अपने घर में बैठ करके, अपने अपने ऑफिस में बैठ करके आज एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो ट्रेंड हुआ, ये जो सारा चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो मार्केट बढ़ा है,
ये 535% का रेज हुआ है इसमें। दिस इज ह्यूज, कि कभी हमने सोचा नहीं था इस हिसाब से। 535% का ये रेज हुआ है, ठीक है। और ये जो ग्रोथ हुआ है ये 2020 का ये डाटा है जो अभी मिंट में पीछे इसका आया था। मिंट के संदर्भ से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो ये जो वेबिनार आज किया है अमित जी, बाकी जो सब सहयोगी संस्थान हैं, इनिशिएट था अमित जी का। शुरुआत में अमित जी ने मुझे फ़ोन, जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे कुछ करना चाहते हैं। हमने बोला कि अमित जी, था तो अमित जी का विचार कि हम लोग फिजिकली करें। मैं बोला कि समय ख़राब है, अभी इसको हम लोग फिजिकली नहीं ऑनलाइन ही करते हैं। बट प्रभु की ऐसी कृपा रही कि इन्होंने इसको हाइब्रिड कर दिया। हाइब्रिड इन द सेंस कि मेरे ख्याल से लोग 80 से 100 लोग करीब फिजिकली प्रेजेंट भी हैं जो हम लोग को सुन पा रहे हैं, हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही 150-200 लोग हमारे साथ डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट हाइब्रिड प्लेटफॉर्म। और इस तरह का मुझे लगता है कि पहला प्रैक्टिस हम लोगों ने किया है जो लाइब्रेरी साइंस में हो रहा है। हेलो डाटा और है हेलो समाज में, अगर एक डाटा और है कि समाज में जितने भी हम लाइब्रेरियंस हैं जो ऑन रिकॉर्ड है कि हाँ हम लाइब्रेरियनशिप हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे है, उसका जो रेशियो है लाइब्रेरियन टू स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 1:699 है। तो एक लाइब्रेरियन के ऊपर कितने विद्यार्थी की जिम्मेदारी है, इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। और यही बात हमें सरकार तक पहुंचाना भी चाहिए। अगर अभी हमारे साथ जो हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव सुदामा प्रसाद जी जुड़े हुए थे, उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि जिम्मेदारी वर्ल्ड वाइड, नेशनल वाइड एक लाइब्रेरियन के ऊपर 699 स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइब्रेरियनशिप। बात आती है, अगर मैं 5 लॉज की बात करूं तो इसमें एवरी बुक इज रीडर। हर एक किताब पे भाई साहब रीडर का अधिकार है, हक है, लेकिन आप कैसे उपलब्ध कराएंगे? तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग रखना पड़ेगा। और आज के डिजिटल युग में ये नेटवर्किंग बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी से भी, मैंने तो खास करके ये महसूस किया है क्योंकि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही क्लोजली काम किया हुआ है और लगभग हिंदुस्तान के हर कोने में मैंने घूमा है। तो लाइब्रेरी एक ऐसा मेरे पास एक सूत्र था कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप कर लेता था। इतने हेल्पफुल होते हैं हमारे प्रोफेशन के लोग। तो ये नेटवर्किंग आपको बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने यूजर को एक अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं। तो फिर बात आती है कि जो 5th लॉ कहता है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। बट मैं कहूँगा ये ग्रो आजकल डिजिटली ग्रो कर रहा है, डिजिटली ग्रो कर रहा है। अब ज़रूरत है, समय है हाइब्रिड लाइब्रेरी की। वो जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी थी हमारी, या फिर अगर लोग हम कहते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल वर्चुअल लाइब्रेरी की बात करते हैं, दोनों काम नहीं करने वाला। अगर सेपरेट देखेंगे तो दोनों ही काम का नहीं करने वाला। आपको हाइब्रिड मोड में ही चलना पड़ेगा। आपको फिजिकल लाइब्रेरी का प्रेजेंस भी देना पड़ेगा और साथ के साथ आपको इंटरनेट के माध्यम से आपको एक अच्छी सुविधा जो है वो आपके यूजर्स तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वो समय भी गया कि जब आप लाइब्रेरी में बोर्ड लगाते थे कि कोई बोलेगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, वो लकड़ी वाला कुर्सी होता था, ये होता था। वो सब चीज़ें आपको बदलनी पड़ेगी। समय बदल गया है, बच्चे बदल गए हैं, ट्रेंड बदल गया है, ठीक है। तो लाइब्रेरी को आपको एक कंफर्टेबल माहौल देना पड़ेगा, कंफर्टेबल माहौल देने पड़ेगा। अगर लाइब्रेरी में आपको एक छोटा सा कैफेटेरिया, अगर चाय कॉफी की व्यवस्था करनी है तो करनी है, बिकॉज आपके यूजर इतना मेच्योर होना चाहिए, उसको आप इतने अच्छे से ओरिएंटेशन दे जब वो ज्वाइन करें कि उसको पता है कि अगर मुझे रिफ्रेश होने के लिए चाय की ज़रूरत है या कॉफ़ी की ज़रूरत है तो मुझे कहाँ से यूज़ करना है और कैसे उसको निष्पादन करना है उस चीज़ का, ठीक है। वो आपको कभी लाइब्रेरी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हम लोग एक जो थंब रूल बना हुआ है उस हिसाब से जितने यूजर के साथ ट्रीट करते हैं, तो आज के बच्चे अगर लाइब्रेरी से दूर होते हैं तो उसका ये भी एक कारण है। इस कारण को आपको समझना पड़ेगा। और जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके प्रति आप लोग अवेयर होइए, वो चीज़ें आप सीखिए, क्योंकि टाइम है सोशल मीडिया का। अगर आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन देना है तो कोई नोटिस बोर्ड नहीं पड़ेगा, मेल चेक करने के लिए नहीं आएगा। टाइम है इंस्टा का, टाइम है व्हाट्सअप का, टाइम है आपका फेसबुक का। वहाँ पे आपकी जो भी नई किताबें आती है, जो चीज़ भी आती है, उसकी पोस्ट आपकी वहाँ जानी चाहिए, ताकि अगर बच्चों के इंटरेस्ट का है तो दे नो एवरीथिंग। और चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। समय के साथ आप चलेंगे
तभी समय के साथ आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड लाइब्रेरी का था उसमें मेरा यही कहना था कि दिस इज द मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंट लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड एज वेल एज ग्रोइंग नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसमें। एंड दिस काइंड ऑफ द लाइब्रेरी आर मिक्सेज ऑफ प्रिंटेड बुक एंड मैगजीन्स as well as electronic materials such as downloadable books, e-journals। इतने सारे, तो जरूरी नहीं है सब जगह पैसे ही इन्वॉल्व हो, इतने सारे ओपन सोर्स आपके प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप गूगल करेंगे उस पर चले जाइए, पिनाकिल सब्जेक्ट लॉन्च पैड है, वहाँ पे जाइए, आपको सारे सब्जेक्ट की वहाँ पर मिल जाता है कि कहाँ से क्या रेफरेंसेस रिसोर्सेज चाहिए। तो समय बहुत आगे है, एक दूसरे वेबिनार में भी मेरा अभी व्यस्तता है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। और मैं पहली बार मौका मिला है कि सरकार सर से मिलने का, और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनसे पहली बार मैं रूबरू हुआ हूं, तो बहुत अच्छा लगा। बेसिकली रूट सर मेरा बिहार से ही है, तो अपने जहन में है, दिल्ली में रह करके कार्यरत हूँ, लेकिन वापस आना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ। इसी के साथ हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और लाइब्रेरी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ मेरा पुराना जुड़ाव है, अभी मैं उनका एक्टिंग ट्रेजरर हूँ, उसी पद पे काम करता हूँ। ओवर टू यू अमित जी, आगे बढ़ाइए। अगर मैंने कहीं कुछ गलत बोला है तो मेरे से क्वेश्चन रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आनंद जी, आपसे भी पहला इंटरेक्शन आज हमसे हुई है। हम आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुने और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बातें रखी वो आज के युग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। As you have said about the hybrid library, very much important today। आज के जमाने में ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से सिर्फ काम नहीं हो सकता है, it requires the modern gadgets also। हाँ बेटा, ये हाइब्रिड लाइब्रेरी की बात बोली आप, रेशियो ऑफ लाइब्रेरी यूजर्स एंड लाइब्रेरियन, that is 699 that you have said, it is also a very important thing that you have said। I am appreciate you that you have given a insight about the library status and 5 laws of library science about, so we are thankful to you। थैंक यू सर, थैंक यू आनंद झा सर। मैं एक बार प्रतिभागियों को बता देना चाहता हूं कि फीडबैक लिंक दे दिया गया है, आप लोग फीडबैक लिंक भरेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये सर्टिफिकेट कल से ही नहीं शोर मचाइएगा कि तुरंत चाहिए, विद इन 7 to 10 डेज आपके पास आपके मेल पे जरूर पहुंच जाएगा सर्टिफिकेट, आप लोग चिंता नहीं करिए। और आनंद झा सर आपने इंट्रोडक्टरी स्पीच बहुत अच्छे तरह से दिया, और अब हम एक अवार्ड कौशल किशोर चौधरी सर अध्यक्ष हैं डॉक्टर रंगनाथन राज्य पुस्तकालय समिति के। इनका एक आदमी की सोच होती है, एक आदमी का विजन होता है। सपने देखना और विजन में अंतर होता है कि विजन एक स्पष्ट सपने और सोच और उसको पूरा करने के तरीके के साथ देखा जाता है। और इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि बिहार के जो लाइब्रेरी साइंस के रिटायर्ड पर्सन या जो अब तक नहीं रहे इस दुनिया में, उसका योगदान रहा है, उनके नाम को किस तरह से जिंदा रखा जाए, तो उनके नाम पे इन्होंने अवार्ड चलाया है, DRLC अवार्ड, डॉक्टर रंगनाथन राज्य पुस्तकालय समिति 2020। उस अवार्ड में 5 कैटेगरी में नेशनल अवार्ड और 5 स्टेट लेवल के अवार्ड को रखे गए थे। और जैसे कि मुझे जानकारी, इस अवार्ड समिति के चेयरमैन श्री वरुण सरकार सर ही थे, तो उनसे आग्रह करेंगे कि वो इस अवार्ड का घोषणा करते, इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होगा और आप लोगों को ये अवार्ड देना है, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स। इस दो के बीच में आपको ये फीडबैक लिंक भर लेना है। तो धन्यवाद वरुण सरकार सर। थैंक यू अमित जी। डॉक्टर रंगनाथन राज्य पुस्तकालय समिति अवार्ड 2020, इसमें 10 अवार्ड दिए गए हैं, 10 डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उनके नाम पर। उसमें हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला है डॉक्टर UM ठाकुर, बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन अवार्ड गोज टू डॉक्टर PK जसवाल, डिप्टी लाइब्रेरियन JNU and Raja Ram Chairman, Deputy Chairman, Raja Ram Mohan Library Foundation।
Second is P.K. Sinha West Public Library Award goes to Manish Kumar Bajpayee, eminent figure in the library science. वरुण सरकार सर, सर एक मिनट सर, सर वो अवार्ड का नाम आगे पीछे शायद हो रहा है सर। ये देखिए हमारे पास जो हमारी एक्चुअल जो जिस मोबाइल में आप भेजे थे एक वो हमारा हैंग कर जाने के कारण कंप्लीट टेबल हम बना नहीं पाए, इसीलिए थोड़ा सा ठीक है सर, आप फिर घोषणा, सर आप फिर घोषणा कर दीजिए कि चयनित को ये दिया जा रहा है। अच्छा। तो घोषणा के अंतर्गत 10 फील्ड में 10 जो इमिनेंट फिगर इन फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस उनके नाम से 10 अवार्ड दिया गया है। उनके नाम और उनके अवार्ड के जो नाम है ये आप आगे देख सकेंगे कि हमारे पास जो टेबल है वो इनकम्प्लीट टेबल है, हम उसको कंप्लीट कर नहीं पाए हैं बिकॉज माय टेलीफोन जो ओरिजिनली फोन इट वाज हैंग्ड एंड आई कैन नॉट गेट द रिसोर्स कंप्लीटली, इसीलिए हम सॉरी सर नहीं रख पाए। सर का अचानक से हैंग कर जाने के कारण किसी और से कनेक्ट हुए हैं और सर ने अवार्ड का घोषणा किया। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूं कि अवार्ड को 4 नाम के, जो ऐसे तो 10 कैटेगरी के, लेकिन 4 नाम पे चलाया गया है। उन 4 नामों के लिए मैं थोड़ा सा, हम अपने पूर्वजों के बारे में जानना, वर्तमान के बारे में जानना और भविष्य के बारे में जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम उस पूर्वजों के नाम को जिंदा नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां उसे भूल जाएगी। तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये पब्लिक लाइब्रेरी आप हर स्टूडेंट जब भी पढ़ता होगा, समिति जो सिन्हा समिति जो पब्लिक लाइब्रेरी के क्षेत्र में उसके उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी, उसके चेयरमैन थे, उनके नाम पे अवार्ड है पब्लिक लाइब्रेरियन का। उसके बाद डॉक्टर युवम ठाकुर सर बिहार में लाइब्रेरी साइंस के जाने माने चेहरे रहे हैं और एक तरह से अगर ऐसी किसी ने उपाधि नहीं दी है, लेकिन अगर डॉक्टर युवम ठाकुर को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ बिहार कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसमें जितने भी सीनियर प्रोफेशनल बिहार के हैं शायद इस बात से एग्री करेंगे। तो इसके बाद एस.एन. दास सर पटना के काफी चर्चित टीचर और लाइब्रेरी प्रोफेशनल रहे हैं, पूरे बिहार में उनकी इज्जत रही है, तो उनके नाम पे अवार्ड दिया जा रहा है, बेस्ट लाइब्रेरी प्रोफेशनल ऑफ बिहार। तो उनके नाम को युवम ठाकुर सर और एस.एन. दास सर वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस अवार्ड के द्वारा हम लोगों के बीच वो आज भी जिंदा है। उनका कार्य, उनका क्षेत्र, उनका योगदान आज भी जिंदा है और जिन लोगों को यह अवार्ड दिया जा रहा है वह उनकी जिम्मेवारी को उठाएंगे, उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे, यह उम्मीद है। इसके अलावा श्री वरुण सरकार सर के नाम पर बेस्ट LIS टीचर अवार्ड दिया गया है। तो सर के बारे में टीचर कैसे रहे हैं और उनके स्टूडेंट क्या रहे हैं इसका हमने पहले भी बताया है। और सबसे बड़ा उदाहरण अभी यहाँ पर ही प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा सर, उनके स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं। अमित किशोर यानी मैं आपके सामने उनका स्टूडेंट हूँ। पेपर प्रेजेंट अजित कुमार ने किया, नेशनली प्रेजेंटेड ओपन एक्सेस सिस्टम, उनका स्टूडेंट है। कौशल किशोर चौधरी डायरेक्ट सर से नहीं पढ़े हैं, लेकिन PhD जब कर रहे थे तो उनके अंदर में एक तरह से उनसे भी शिक्षक छात्र का संबंध रहा है। इस तरह से कई लोग उनके छात्र बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। तो इस तरह एक शिक्षक की महत्ता तो उसी से है कि उनके छात्र कितने कामयाब रहे हैं। और प्रोफेसर सिन्हा सर जो सामने बैठे हैं, कौशल किशोर सर, मैं अपना तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं अभी कामयाब नहीं हूं और उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद सर रहा तो कल को मैं भी कुछ कामयाबी के स्वाद चख सकूंगा। पर आपका नाम हम लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ाने का कार्य किया है, मैं उम्मीद करता हूं कौशल किशोर चौधरी सर से
कि आप इन सारे नामों को और भी आगे बढ़ाएंगे और इन नाम पे जो अवार्ड है और अगले साल, इस बार तो कोरोना के कारण ऑनलाइन हो रहा है, धूमधाम से करेंगे ताकि ठाकुर सर, दास सर और सर जैसे लोगों का नाम हमेशा अमर रहे। धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट वोट ऑफ थैंक के लिए हम अपने एनर्जेटिक और यंग दोस्त विकास कुमार सिंह को आमंत्रित करना चाहते हैं। विकास कुमार सिंह सर। विकास कुमार सिंह सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। यस सर। am I audible सर? मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस सर, कैरी ऑन सर। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित किशोर सर। माय वार्म गुड इवनिंग एंड रिगार्ड्स टू वरुण सरकार सर ऑल्सो। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी को लाइब्रेरियंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस संगोष्ठी को इतना शानदार सफलता दिलाने में और हमारी मदद करने वाले सभी सम्मानित लोगों को धन्यवाद प्रस्ताव देने में मेरे लिए वाकई में बहुत सम्मान की बात है। तो मैं शुरुआत करता हूं। आदरणीय और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री सुदामा प्रसाद, अध्यक्ष लाइब्रेरी कमेटी बिहार विधानसभा, माननीय प्रोफेसर एचपी पांडे, वाइस चांसलर बीआरए यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार, हमारे अभिभावक संरक्षक डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी सर, संगोष्ठी निर्देशक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष बीआरए यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार, संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर अमित किशोर, अध्यक्ष बिहार लाइब्रेरी साइंस नेट एंड पीएचडी होल्डर्स एसोसिएशन बिहार, और आदरणीय सम्मानित वक्ताओं, संगोष्ठी संयोजकों एवं संगोष्ठी में उपस्थित सभी ज्ञानवान सहभागियों और मित्रों को हार्दिक अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले आज के संगोष्ठी की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि श्री सुदामा प्रसाद, चेयरमैन लाइब्रेरी कमेटी बिहार विधानसभा को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके बहुत ही रोचक, उपयोगी और विचार उत्तेजक संबोधन के लिए धन्यवाद सर। आपके द्वारा दिए गए दोनों नारों, जो पुस्तकालय बचाओ और पुस्तकालय बनाओ तथा पुस्तकालय बचाना और शिक्षित बिहार बनाना, बहुत उपयोगी जान पड़ता है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन नारों का उचित प्रचार प्रसार और पुस्तकालय पुस्तकों को बढ़ाने के लिए हम और हमारे सदस्य अवश्य करेंगे। मैं उत्कृष्ट प्रस्तुतियों और इस संगोष्ठी को रोचक एवं सार्थक बनाने के लिए हमारे विशिष्ट वक्ताओं प्रोफेसर डॉक्टर DS सूद सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर PK जायसवाल सर, जो कि किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए, प्रीवियस डायरेक्टर जनरल राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिन्होंने आज डॉक्टर अमित किशोर सर का पुस्तक का लोकार्पण भी वर्चुअली मोड में किया वीडियो के द्वारा, एंड प्रोफेसर HK चक्रवर्ती सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस SSC वाराणसी, डॉक्टर प्रिया राय, डेप्यूटी लाइब्रेरियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नेशनल न्यू दिल्ली, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, डिविजनल लाइब्रेरी एंड हेड गवर्नमेंट डिवीजन पब्लिकेशन लाइब्रेरी कोटा राजस्थान, जिन्होंने पुस्तकालय कर्मियों को अपने कार्य के द्वारा अपनी एवं पुस्तकालय प्रोफेशन की उपस्थिति दर्शाने पर जोर दिया। बहुत ही शानदार बात कही उन्होंने। एंड डॉक्टर प्रभात पांडे सर, एम आई ऑडिबल? ओके। प्रभात पांडे सर, लाइब्रेरियन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, SNGG PG कॉलेज भोपाल, MPM अध्यक्ष मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ, जिन्होंने पहले फर्स्ट टेक्निकल सेशन को भी संचालित किया, बहुत ही शानदार ढंग से संचालित किया, धन्यवाद सर। रिस्पेक्टेड डॉक्टर वरुण सरकार सर, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल तिलका माझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी बिहार, जो इस वैलेक्ट्री सेशन को भी चेयर कर रहे हैं फिलहाल। डॉक्टर मनीष बाजपेयी सर, डेप्यूटी लाइब्रेरियन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी, जिन्होंने लाइब्रेरी बाजार नहीं है और लाइब्रेरियंस गेटकीपर नहीं है जैसे उचित और शानदार विचारों को प्रस्तुत किया, जो वाकई में सराहनीय है। डॉक्टर आकाश सिंह सर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, जिन्होंने लाइब्रेरी लॉ एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट में बहुत प्रभावशाली व्याख्यान दिया, थैंक यू वेरी मच सर। श्री डॉक्टर रंजन सरकार, कोऑर्डिनेटर ई ग्रंथालय बिहार NIC पटना, जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में 4th लॉ, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ई ग्रंथालय एंड ई ग्रंथालय 3.0 और 4.0 के बारे में बताया। सर मैं बताना चाहूंगा कि मेरे खुद की लाइब्रेरी सैनिक स्कूल तिलिया में भी ई ग्रंथालय 4.0 से ऑटोमेटेड किया है मैंने, बहुत ही शानदार और बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है। श्री अजीत कुमार, लाइब्रेरियन गवर्नमेंट कॉलेज सतना मध्य प्रदेश, जिन्होंने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के उपयोग पर जोर दिया। और श्री संतोष कुमार कोरी, पुस्तकालय अध्यक्ष गवर्नमेंट कॉलेज चंदेला मध्य प्रदेश, 5th लॉ को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। को एवं अन्य सभी
विद्वान वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी सम्मानित वक्ताओं के व्याख्यान में उपस्थित प्रत्येक श्रोता के अंतःकरण को प्रभावित किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं और हमारे प्रिय अभिभावक एवं संरक्षक डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी सर को उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और इस संगोष्ठी को सफल और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेट करने के लिए और सबसे आगे बढ़कर गाइडेंस देने के लिए हमारे बिहार लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी साइंस नेट एंड पीएचडी होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमित किशोर सर के प्रति गहरा आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के संपूर्ण परिदृश्य पर व्याख्यान भी काफी उपयोगी व्याख्यान प्रस्तुत किया। मैं आनंद झा सर को भी उनके वैलेटरी स्पीच के लिए धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ शायद मैं सर का शायद से आई एम टेलिंग ओके अपने कोऑर्डिनेटिंग टीम के सदस्यों डॉक्टर ए आनंद झा, शिवाजी प्रसाद, डॉक्टर पूनम कुमारी, डॉक्टर अर्जुन, कुमारी अमृता, श्री अजय रॉय, श्री विकास कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार कोरी, श्री गौतम भारती एंड श्री हरिशंकर प्रसाद एंड डॉक्टर अख्तर हुसैन को धन्यवाद देते हुए अपार खुशी हो रही है, जिन्होंने इस संगोष्ठी को अपनी कड़ी मेहनत से शानदार सफलता दिलाई। मैं संगोष्ठी के सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारी मात्रा में भाग लिया और इस आयोजन को सफल बनाया। हमें आगे ऐसे और उपयोगी संगोष्ठियों को करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। आपके इतने समय से जुड़े रहे और इसको सफल बनाए, इसलिए सभी सहभागियों का, पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इस संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए मैं सभी आयोजकों एवं प्रयोजकों संगठनों का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं और जिन्होंने हमारा साथ दिया। मैं उन सभी स्वयंसेवकों और ऐसे व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस संगोष्ठी से जुड़े रहे हैं और इसे सफल बनाने में हमारी मदद की है और सहायता की है। अंत में सभी को सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ में मनोज सिन्हा सर को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पहले टेक्निकल सेशन को अभी चेयर किया, थैंक यू वेरी मच सर। और इसी के साथ मैं वैल्यूएटरी सेशन के अध्यक्ष श्री वरुण सरकार सर, जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी, रिटायर्ड डायरेक्टर डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस भागलपुर यूनिवर्सिटी, के निवेदन करूंगा कि वे संगोष्ठी के समापन की घोषणा करें सर। ओवर टू यू वरुण सरकार सर। सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। वोट ऑफ थैंक्स सुनने के बाद से बहुत अच्छा लगा। उन्होंने विस्तारित ढंग से सभी वक्ताओं का कहने का मूल वक्तव्य को सामने रखा। That is very useful और very intelligible work। अब अंतिम काम हो गया जब ये संगोष्ठी को खत्म किया जा रहा है। संगोष्ठी का अंत यहाँ घोषणा की जा रही है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑडियंस एंड थैंक यू वेरी मच एवरी स्पीकर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी चौधरी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का आशीर्वाद मिला और यह कॉन्फ्रेंस सर कितना सक्सेस यह सेमिनार रहा कि लास्ट में अभी फीडबैक से लिंक भेज देने के बाद जब लोग खाने के बाद अगर बारात ठहर जाए तभी उसकी महत्ता है। तो हमने जब खाना दे दिया, खाने के अभी तक 81 लोग इस सेमिनार में बने हुए हैं। यह दिखा रहा है कि लोगों का कितना विश्वास हम लोगों से जुड़ा हुआ है। हम सभी प्रतिभागियों को कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने काफी मेहनत करके, उम्मीद है कि आपके विश्वास को उतरे हैं। ऐसे कई बच्चों के, कई छात्रों के सवाल जब इसका कोई वर्कशॉप वगैरह कराएंगे तो निश्चित इस पर सोचेंगे कि छात्रों के हित में, लाइब्रेरी साइंस में जो भी होगा हम करेंगे। बिना रिजल्ट की परवाह किए जैसे एक है और हम हमेशा आगे बढ़े हैं। हमारा एक सजेशन है और अपने आप हम कहना चाहते हैं, अब मेरे साथ जुड़ते चला गया है। जितने लोग जुड़े हैं आप सभी को एक बार मेरा है और नाम सर थैंक यू सो मच सर। मेरा है सभी लोग ये आज के परिप्रेक्ष्य में के सेमिनार एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में छात्रों को भी शामिल करके यदि किया जाए तो स्टूडेंट्स विल
benefit. अधिकांश सर इसमें छात्र ही शामिल है, अधिकांश छात्र में ही शामिल है सर, और ध्यान और मतलब ये जो हिंदी से ज्यादा संचालित किया सर, हिंदी माध्यम से ज्यादा संचालन किया ताकि स्टूडेंट हिंदी फील्ड को समझ में आए सर, वो सुनना चाहे, उनको अच्छा लगे, तो ये Thank you very much for the organization of such seminar. It is a very fruitful and it is very obligatory. Thank you very much. आप सभी शिक्षकों को बहुत बहुत Thank you so much, हम लोग के लिए Dr. Kaushal Kishore sir and our respected Varun Sarkar sir for giving me this opportunity. And now, sir, should we log out now, or there will be a group photo? Yes. Please on your camera. All should on your camera. There will be a group photo. अमित जी एक ग्रुप फोटो ले लीजिए सर। टी टाइम प्लीज, टी टाइम। स्क्रीन All are requested to please on your camera. We may have one group photo. डन सर, हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस यस, सभी प्रतिभागी आप लोग लेफ्ट कर लीजिए। हाँ सर, Thank Okay, you, thank you. अमित जी, मनोज जी, Thank you, sir, so much. बीच बीच में फोन किया कीजिए मनोज जी। हाँ सर, जरूर जरूर। हम लोग बातें करेंगे सब्जेक्ट पर। हाँ सर, हाँ सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।